जय हो सोल्युशन्स आणि राजा माने व मंदा माने कृत. महाराष्ट्राचा तू जागर हो, निर्मितीचा तू सागर हो, भुकेल्याची तू भाकर हो, दुःखितांची तू पुंकर हो. लढण्याची, जिंकण्याची, आरंभाची, अंताची, टाकलेल्या पावलांची, जागलेल्या रातींची, राखलेल्या संयमाची, मोडलेल्या चौकटींची, साऱ्यांची तू जय हो. नमस्कार. जय हो सोल्युशन्स कृत आणि राजा माने मंदा माने प्रस्तुत जय हो या विशेष मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये मी समीरा गुजर, ज्येष्ठ पत्रकार राजा माने यांच्या समवेत आपणा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. आपण परिस्थितीचं गुलाम व्हायचं की राजे हे आपल्यावर अवलंबून असतं, पण परिस्थिती पालटण्यासाठी गरज असते ती एका झुंजार नेतृत्वाची. आज आपल्यासोबत असंच एक व्यक्तिमत्व उपस्थित आहे ज्यांनी केवळ उद्योग जगतातच नव्हे तर समाजकारण, संशोधन, राष्ट्र उभारणीमध्ये आपला असा एक वेगळा ठसा उमटवलाय. मध्य भारतातील एक नामांकित अग्रगण्य उद्योगपती, दूरदर्शी नेते आणि अत्यंत संवेदनशील समाजसेवक म्हणजेच आदरणीय श्री पद्मेश गुप्ताजी आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. त्यांच्याशी आपण थेट संवाद साधणार आहोतच, पण तत्पूर्वी पाहूया ही छोटीशी ध्वनिचित्रफीत. श्री पद्मेश गुप्ता. पद्मेश गुप्ता यांचा जीवन प्रवास हा जिद्द, कर्तव्यनिष्ठा आणि संकटावर मात करून मिळवलेल्या यशाचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे. वयाच्या अवघ्या 15व्या वर्षी आजोबांच्या निधनानंतर कौटुंबिक व्यवसायाची संपूर्ण जबाबदारी अत्यंत धैर्याने स्वीकारून त्यांनी आपल्या उद्योजकीय प्रवासाचा पाया रचला. आज त्यांच्या गतिमान आणि कुशल नेतृत्वाखाली या उद्योग समूहाने कोळसा खाणकाम, वीज निर्मिती, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स आणि व्यापारासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये गरुडझेप घेतली आहे. तसेच गेल्या 25 वर्षांहून अधिक काळापासून ते गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र या संस्थेशी जोडलेले असून सध्या ते या संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. पारंपरिक भारतीय ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांचा मेळ घालत त्यांनी काउनॉमिक्स म्हणजे गो आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही संकल्पना देशासमोर ठेवली आहे. त्यांच्या या दूरदृष्टीमुळे रामटेक हा भारताचा पहिला गो आधारित सेंद्रिय तालुका म्हणून विकसित होत आहे. तर रामदेव बाबा युनिव्हर्सिटीच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामीण भारतासाठी बैलचलित टर्बाईन याद्वारे वीज निर्मितीचे क्रांतिकारी संशोधन कार्य सुरू आहे. त्यांच्या याच अतुलनीय कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने या केंद्राला गोतीर्थ म्हणून मान्यता दिली आहे. आपण हे चित्रफीत पाहिली समीरा. पद्मेशजींचं काम महाराष्ट्रातच नाही तर अगदी देशाला दिशा देणारं असंच काम आहे म्हणावं लागेल. खरं आहे. आणि महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर सारख्या अनेक पुरस्कार आपल्या या कार्यकर्तृत्वाला मिळालेले आहेत. तर त्या संदर्भात सगळं जाणून घ्यायला आम्ही खूप उत्सुक आहोत. सगळ्यात आधी कार्यक्रमात तुमचं मनपूर्वक स्वागत. मला तुम्ही हे प्रोग्राममध्ये निमंत्रित केलं त्याचा मी खूप खूप आभारी आहे. माझ्या सारखा छोटा कार्यकर्ता जो काही सेवा करून राहिला त्यांना आपण इतनी मोठी हे पुरस्कार दिला, माझा सन्मान केला, त्यासाठी मी आपल्या सर्वांचा खूप खूप आभारी आहे. मी नागपूरकर आहे आणि नागपूरमध्ये 2 मोठे असे नेतृत्व झाले. एक तो आमचे बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांची हे पवित्र धम्मभूमी आहे, त्यांनी दीक्षा घेतली. आणि आमचे सध्या परमपूज्य सरसंघचालकजी हेडगेवारजींची जन्मभूमी आहे. हे 2 महान महापुरुष नागपूरमध्ये
उभे राहिले. त्यासाठी मला फार अभिमान आहे की मी पण नागपूरमध्ये आलो आहे. मी नागपूरकर आहे, त्याचा अभिमान आहे. आणि नागपूरकर असल्याचा अभिमान असतानाच तुम्ही ज्या पद्धतीनं समाजसेवा क्षेत्रात जे काम केलं आहे ते निश्चितच नागपूरकरांना आणि विदर्भाला देखील अभिमानाचं असं काम आहे. तर त्या कामाकडं वळण्यापूर्वी लोकांना एक उद्योगपती पद्मेशजी माहीत आहेत, एक यशस्वी व्यापारी पद्मेशजी लोकांना माहीत आहेत. पण 15 वर्षाचं असताना संसार आणि समाजसेवा याचं कॉम्बिनेशन करणारे पद्मेशजी आज महाराष्ट्राला कळावे या भूमिकेतून आज आम्ही आपल्याशी बोलतोय. तर तुम्ही मनमोकळेपणाने सांगा की 15 वर्षाचा पद्मेश कसा होता. कई बार ज़िंदगी में चुनौतियाँ आपको सिखाने के लिए आती है. जब हमारा ये जो चारकोल का जो बिज़नेस है मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने से चल रहा है. 1942 से वो ये काम कर रहे थे और वही सारा बिज़नेस देखते थे. मेरे फादर उनको सपोर्ट करते थे. 15 वर्ष तो मैं जानबूझ के बोलता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले से भी मेरे ग्रैंडफादर को हेल्प करता था कुछ न कुछ. पहले के ज़माने में इतना स्टाफ और ये सब कल्चर नहीं हुआ करता था. 79 में जब उनकी मृत्यु हुई और उसी समय हम लोग जंगल के लकड़ी से लकड़ी कोयला चारकोल बनाते थे. उस समय गैस वैस नहीं थे. तो जब उनके देहांत हुआ तो हमारे एक तरफ से व्यापार बंद हो गया और दूसरा परिवार में बहुत सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हो गई. व्यापार बंद हुए तो क्या करें. मेरे पिताजी डिप्रेशन में चले गए उस समय, क्योंकि मेरी बुआ शादी होने की थी, बहन शादी होने की थी और वो डिप्रेशन में चले गए. तो एक था कि मैं सबको कोसूं और एक था कि मैं उस चुनौती को स्वीकार करूं. हम 3 भाई हैं, लेकिन बड़े भाई पढ़ते थे बाहर. तो मैंने किसी से सुना था, एक शायर से, मेरे जीवन में मैं स्पिरिचुअल हूँ, भगवान का भक्त हूँ. तो मेरे जीवन में ये शायरी जिसको मैं, क्योंकि बातें बहुत होगी, इसको कम में समेटने का अगर बात आए तो एक ही बात बोलूँगा कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. तो मैंने उस कमज़ोरी को, उस तकलीफ़ को अब चुनौती समझ करके मैंने समझा ये मुझे अवसर मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर ने दिया है, तो क्यों ना इस अवसर को पूरी तरह से एक सपना देखा जाए, बड़ा सपना, और उस सपने के पीछे हम लग गए. और मुझे इतना विश्वास है कि सब बड़ों का आशीर्वाद, हमारे जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं उनका आशीर्वाद मुझे निरंतर प्रगति के रास्ते पे ले गया. और मानी साहब, मैं ये बताऊंगा कि जो मैंने सपने देखे थे वो करीब वो सपने मैंने पूरे किए हैं. तो इस बात का मुझे बहुत बहुत गर्व भी है और बहुत सबका मैं आभारी हूँ. 15 हे वय खरं तर तरुणही नाही म्हणतायत, किशोरवयीन असं वय आहे. तेव्हापासून स्वप्न पाहायला सुरुवात करणं आणि आज आपण उद्योग क्षेत्रामध्ये स्वतःचं नाव इतकं मोठं केलं आहे, तुमचा उद्योग इतका मोठा केला आहे, तर यातलं सगळ्यात आव्हानात्मक वळण कुठलं होतं? ताई, एक समय ऐसा आया था कि सारे इंडोनेशिया में सबसे पहली कोल की माइन हमने ली. जब हमको समझ में आया कि इंडिया अब ग्रो कर रहा है, इंडिया बढ़ रहा है और लाइसेंस राज हटा, तो सबसे पहले हमने करी. देश के जिसको बोलते हैं कि पूरे विश्व में कुछ अच्छे स्थान पे हमारा कोल का व्यापार पहुंचा. हमने रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रायपुर में मेरा बहुत बड़ा मॉल, आज भी सबसे बड़ा मॉल, वहाँ पर स्थापित किया. तो एक समय ऐसा आया था कि मेरा ग्रुप मैं 15,000 करोड़ तक के ले गया था. और एक समय मैंने फेलियर भी देखा है. इतना बड़ा फेलियर हुआ, बड़े बड़े पावर प्लांट प्रोजेक्ट किए, सब कुछ किया. कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें जो है पॉलिसी ऐसी निकली कि सब चीज़ ध्वस्त हो गया एक समय पे. मैं एक प्रकार से फिर से पुनः संघर्ष के दरवाजे पे आ गया और वहाँ से फिर वापस जर्नी देखी. तो स्पिरिचुअलिज्म ने और मेरी माँ के आशीर्वाद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और उसमें मेरे अगर जीवन में अगर आज मुझे इतनी मैं संघर्षों से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे बीपी नहीं है,
और मैं आज भी सवेरे लोगों को प्रेरणा देता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, और लोगों को कोई भी आदमी मुझे उदास दिखता है तो मुझे बहुत परेशानी होती है कि उदास क्यों है, इसके जीवन में कैसे मैं प्रकाश ला सकूं, वो मैं प्रयास करता हूँ. नक्कीच हा किती छान विचार आहे आणि मला वाटतं तुम्ही आनंद वाटत राहिलात की आनंद तुमच्यापर्यंत येतो सुद्धा. जसं तुम्ही आता म्हणालात की अशा सगळ्या अवघड परिस्थितीतून तुम्ही बाहेर येऊ शकलात आणि तुमच्याबरोबर अनेकांना बाहेर घेऊन येऊ शकलात. हे सगळं करत असताना गोसेवेचं जे व्रत तुम्ही सांभाळलेलं आहे त्याकडे कसे वळ? गोसेवा म्हणजे माझी अगदीच जवळची हे सेवा आहे. गोसेवा प्रभूची सेवा आहे असं माझ्या आईने मला लहानपणी सांगितलं. आणि मी पण, मला गाई धुणं येते, गाईचा चारा स्वयं हे करून गायला कसं खवायचा हे सगळे येते मला. पंढरपुर में हम लोग एक बार आए और मैं संत तुकाराम जी का, और मैं विठल रुक्माई से मेरा बहुत प्रेम है, तो मैं एक बार आया तो वहाँ पर एक अभंग मुझे बहुत पसंद आया. वो अभंग अगर आप मेरे ये पूरी लाइफ की जर्नी को अगर देखेंगे तो ये अभंग ही आसपास घूम रहा है मेरे जीवन में. तो वो अभंग है, गो सेवा संत सेवा समाज सेवा एक रूप. गो सेवा संत सेवा समाज सेवा एक रूप, यात दिसे भगवंताचे खरे स्वरूप. यात दिसे भगवंताचे खरे स्वरूप, तुका म्हणे सेवेनेच देव सापडे. तुका म्हणे सेवनेत देव सापडे, सेवा भावनेच जीवन उजड़े. तो इसका मतलब ये है कि आप मूर्ति के, भगवान के जो पूजा करना चाह रहे हो, तुकाराम जी यही कह रहे हैं कि अगर वो रास्ते पे मत जाओ, आप संत सेवा, गो सेवा, समाज सेवा करो तो आपको भगवान वैसे ही मिल जाएंगे. और माने साहब, ताई मैं आपको सच बताऊं कि मेरे जीवन में अगर मैं कुछ बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में भगवान है. क्योंकि मैं कसाईयों से बचाई हुई गाय, करीब लाख गाय का आज मैं संपादन कर रहा हूँ सब तरफ. हमारे गो विज्ञान देवलापार जो गोतीर्थ सेवा तीर्थ है वो तो अलग है, पर पूरे देश भर में कई जगह ऐसी गौ सेवाएं हैं जहाँ पर मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहा हूँ और मुझे उसकी अनुभूति होती है. तो ये सेवा, मैं इसको समझता हूँ मैं भगवान की सेवा ही कर रहा हूँ. याला जोडून मला विचारायचं आहे, कारण आपण गोसेवा ज्याला आपण पारंपरिक पद्धतीने म्हणतो ती तर करताच, पण त्याबरोबर गो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र सुद्धा आपण चालवता. तर हे अनुसंधान काय आहे आणि काउनॉमिक्स काय? जो भी मेरे वरिष्ठ हैं उसमें वरिष्ठ में माननीय अशोक सिंघल जी जो राम मंदिर के लिए जाने जाते हैं, उनने ये सपना देखा था. माननीय मोरोपंत जी पिंगड़े हैं, आरएसएस के बहुत बड़े हमारे प्रचारक रहे, उनने ये सपना देखा था. ये 30 वर्ष पहले इसका बीज बोया गया, लेकिन कुछ कारणों से पैसों का संघर्ष बोल दिए, कुछ संघर्ष, तो वो उसका विस्तार इतना नहीं हुआ था जितना अभी मुझे सौभाग्य मिला वो करने का. और मैं कॉरपोरेट जगत से आता हूँ, इसलिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा जो मैं सोच सकता था अच्छे से, मैंने उस पर लगाई कि हम इसको, ये पूरे अनुसंधान को कमर्शियलाइज कैसे करें या लोगों पे पॉपुलर कैसे करें कि इसका सबको लाभ मिले. लाभ इन द सेंस, अगर एक गरीब किसान है उसको मैं जाके ज्ञान पढ़ाऊंगा तो उसको पहले अपने घर का पेट पालना है. मैं उसको गौ रक्षा करो बोलूँगा तो धर्म अधर्म कर रहा है तो बोलेगा धर्म अधर्म, पहले तो घर का चूल्हा जले, तो मुझे क्या धर्म सिखा रहे. गरीब को धर्म नहीं, उस गरीब को तो पेट चाहिए. तो हमने ये देखा कि भाकड़ गाय 5,000 रुपये आपको कमा के दे सकती है. ये हमारा पहला अनुसंधान कि 5,000 रुपये कैसे कमा के दे सकती है. दूध देती नहीं, चारा देना है, और 5,000 कमाएगी कैसे? तो गाय का गोमूत्र और गोबर, जिसको अपनी आधुनिक, अगर आप विज्ञान में जाएंगे, जो हमारे वेद शास्त्र में पंचगव्य को सबसे बड़ा औषधि माना है. आज भी कोई भी मूर्ति पूजन जब अपना होता है हिंदू धर्म में, जब कोई भी मूर्ति का स्थापना होती है या प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उस मूर्ति का पूजन पंचगव्यों से होता है. तो पंचगव्य में क्या होता है? गोबर, गोमूत्र, घी, दूध, ये सब होता है. तो पंचगव्य को इतना पवित्र माना गया है. आपको आश्चर्य होगा
कि हमारा पंचगव्य की जो लेबॉर्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो किसी बड़े कोई जैसे डाबर है या बैद्यनाथ है, उतने बड़े स्केल की फैक्ट्री है जो हम लोग बना रहे हैं। साल की 2 से 4 करोड़ की हम लोग औषधि एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, जिसमें कैंसर तक का ट्रीटमेंट है हमारे पास में। तो गरीबों का इलाज, गौ सेवा, गाय से निकलने वाले प्रोडक्ट्स बिना दूध के, और हमारे पूरे आदिवासी इलाके में सबको रोजगार, ये पूरा संपूर्ण मिश्रण ये गो विज्ञान का ध्येय है। तो हमारी गौशाला, इसको गौशाला नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप गौशाला बोलेंगे तो भाई घास डाल दो, गाय खा रही है जयराम जी की, तो ये सेवा नहीं है। पूरी कंप्लीट, मतलब भाकड़ गाय से लेकर के सब भी एक एक गरीब घर में उजाला हो, खुशियाँ हो, और वो गौ माता की पूजन करे। गौ माँ को सही में आपको बताएं कि अगर आप देखो तो अपने पुराने ज़माने में गोधन बोला जाता था, गाय नहीं बोला जाता था, गोधन है मेरे पास। और वृंदावन में एक पर्वत है जिसका नाम है गोवर्धन, जो कृष्ण ने उठाया था, वो गोवर्धन है। तो सच में गोवर्धन है। आज जो हम मूर्ति एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो गणेश जी की मूर्ति आपने देखा होगा, उसका हमको एक मूर्ति का अगर मैं गोबर की कैलकुलेशन में करूं तो 700 रुपये किलो आता है, 700 रुपीज़ kg, मैं अगर उसको गोबर में कन्वर्ट करूँ। गौमूत्र अर्क जो हम बनाते हैं, जिससे पेशेंट ठीक होते हैं, जिससे बीपी, शुगर, सब चीज़ ठीक होती है, अगर मैं उसको लीटर में लूँ तो करीब 1000 रुपये लीटर गौमूत्र हो जाता है। तो उसको ऐसा नहीं है कि हम भावना में भर कर के लोग बोले नहीं गौमूत्र पिले, नहीं, गो डिस्टिल होता है 2 बार 3 बार, उसमें से जो अच्छे तत्व है वो निकाले। और उसके लिए हमारे वैद्या है नंदिनी भोजराज, जो अपने आप में बहुत, मतलब उन्होंने इतने रुग्णा लोगों को ठीक किया है। हमारी उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है। अगर कम से कम ऐसे 25 से 50 हज़ार पेशेंट है जो ये सब इलाज से, पंचगव्य से ठीक हो चुके हैं। और आज गो विज्ञान के प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। या ज्या प्रॉडक्ट्सची किंवा या उत्पादनांविषयी आपण सांगता आहात, त्याविषयी अजून थोडं सविस्तर सांगितलं तर लोकांना माहिती अधिक मिळेल। तो इसमें ऐसा है कि हमारे प्रोडक्ट में इतनी खूबियां हैं। आप जो जैसे घर में अगरबत्ती जलाते हो, तो वो अगरबत्ती वो सॉडस्ट की होती है या कोई ना कोई केमिकल की होती है। हमने आज ताई वो अगरबत्ती ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारी जितनी भी पूजा की सामग्री ऑनलाइन गो विज्ञान की अवेलेबल है, जिसको आदिवासी महिलाओं ने बनाया है। आप देखिए, और वो उसमें प्योर गोबर का पाउडर है और कोई भी केमिकल नहीं। और हम लोग जो उसमें सुगंध भी आती है, दो मंदिरों में जो सूखे फूल होते हैं उसका पाउडर बना के उसके साथ मिक्स करते हैं। तो ऐसे बिना केमिकल के प्रोडक्ट हमारे यहाँ हैं। आपको बताएं, अभी हाल ही में ऐसे बहुत नेता मंत्री आते रहते हैं, लेकिन मुझे सबसे आनंद आया जब आदरणीय हमारे ऑनरेबल माजी महामहिम बनवारी लाल जी पुरोहित आए थे। उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। लेकिन सबसे आनंद मिला जब महामहिम हमारे देवव्रत जी, जो आचार्य देवव्रत जी, अभी गवर्नर, अभी वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का आचार्य था, जब नागपुर आए थे सेशन के समय, उनको गाय का बड़ा जानकारी है। तो मापसू में गए थे, यूनिवर्सिटी, अपने महाराष्ट्र की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मापसू है। वहाँ साल का 200-250 करोड़ रुपए शायद खर्चा होता होगा। लेकिन जब वहाँ से वो हमारे गो विज्ञान में 15 मिनट का समय दिया था, हमको तैयारी का टाइम नहीं दिया था, बोले अब निकल रहे हैं। और हम लोग भागे के गवर्नर साहब आ रहे हैं, और उन्होंने जब पूरी गो विज्ञान 108 एकड़ के कैंपस में जब उसका निरीक्षण किया, तो हमारी बहुत पीठ थपथपाई, बहुत आशावादी देखा। आप फोटोज़ में देख रहे हैं कि वो कितने ध्यान से एक एक चीज़ देख रहे हैं। तो उन्होंने हमको 11 लाख रुपए वहीं पुरस्कार दिया। गवर्नमेंट से हमको पुरस्कार मिला कि आप लोग जिस तरह से गौ माता को रख रहे हो, जिस तरह से आपने एक भी, हमारा ना गौमूत्र वेस्ट होता है ना गोबर वेस्ट होता है, एक एक चीज़ का, पहले गोबर से गोबर गैस बनेगी, गोबर गैस से वर्मी कंपोस्ट और बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ तक हमारी जितनी भी बिजली की रिक्वायरमेंट्स है वो भी थोड़ी बहुत उससे पूरी करते हैं। और हमने तो अभी एक संकल्प लिया है, और मैं आप सब लोगों का आशीर्वाद भी उसमें चाहूँगा कि जो कैंसर में 3rd डिग्री पे चले जाते हैं, जब डॉक्टर बोलता है अब जाओ भाई घर पे, अब मेरे पास अब कोई इलाज नहीं, तो उसको पता है कि अब मुझे सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे लोगों के लिए गौ विज्ञान एक आश्रम बना रहा है कि जहाँ आप आओ, निसर्ग में रहो, गौ सेवा करो। और हम
आपकी उस जीवन जितना काल बचा है, जो डॉक्टर बोल दिया, हम पक्का उसको बढ़ाने का पूरा पूरा गोविज्ञान प्रयास करेगा। ऐसे कई लोगों के लिए हमने अभी नए तरीके से प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी एक लेटेस्ट में नया प्रयास हमने किया है कि नंदी के लिए क्या किया जाए, क्योंकि नंदी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आपने अगर सुना होगा, माने साहब तो पत्रकार जगत के आते हैं और इनका नाम भी राजा है, तो ये तो पत्रकार के राजा हुए। बैल खेतों में घुस जा रहे हैं क्योंकि बैल के पास कोई काम ही नहीं है। तो जो भी कोई किसी का अनाज उगा हुआ खा जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, मतलब बड़ी तकलीफ हो गई। तो बैलों की हमने बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर दी। बैलों से हमने बिजली यंत्र तैयार कर दिया। जैसे पहले कोलू घूमते थे, देखिए जो पवन चक्की चलती है, जो बड़ी बड़ी पवन चक्की, वो सिर्फ घूमती है और बिजली पैदा होती है जी। तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो ऐसे घूमती है, हम ऐसे बैलों की जोड़ी लगा के सक्सेसफुल सफल, मैं अगेन बनवारी लाल जी पुरोहित के रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा बजट रखा है और उन्होंने वो मशीन लगा दी और उसका सक्सेसफुल ट्रायल हो गया। गांव-गांव में पंचगव्य की औषधालय, गांव-गांव में ये छोटे बिजली यंत्र, तो हमारी ग्रीन बिजली बनेगी, पशु भी नहीं कटेगा और उसके गोबर और गोमूत्र से वहाँ खाद पैदा होगी। रामटेकमध्ये नक्की तुम्ही काय करताय? रामटेक में सर हम जो आज की डेट में हमारे आशीष जायसवाल जी जो अब आमदार भी हैं और वो भी एक तड़फदार नेता है, उनकी भी बहुत हमको सहयोग मिलता है। तो वहाँ पर हमारे करीब करीब 8 स्टेट का सेंटर नागपुर में है। तो डॉक्टर अजय सिंह राजपूत है, उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया अभी, जो हमारे सबसे बड़े प्रयास है। तो देश का सर्वोच्च पुरस्कार मुझे मिला उसमें भी। हमने गौ विज्ञान, मैं बड़ा गर्व से कहना चाहूँगा साहब, ये देश में नहीं विश्व की एक ऐसी संस्था है। मैं आज अध्यक्ष हूँ, कल नहीं रहूँगा, पर ये जो संस्था है ये हमारे देश का, अब नहीं विश्व की एक बहुत गौरवशाली संस्था है। तो आप सब एक बार मैं चाहूँगा कि पूरे पत्रकार बंधु, पूरी सब टीम नागपुर आके हमारे देवला पार्क, गोतीर्थ देवला पार्क को एक बार देखिए, हमारे को और मार्गदर्शन करिए, हम कहाँ हमारी कमियां हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। पद्मेश जी, आप तुमच्याबरोबर ही सगळी चर्चा, तुमचं भावना ऐकून इतकं आम्ही प्रभावित झालेलो आहे। आणि तुमची मुलं, तुमचा परिवार, जी नवी पिढी आहे, ती पिढी आणि समाजातल्या नव्या पिढीला तुम्ही नक्की काय सांगू इच्छिता? कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आप संत सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा, यही समाज सेवा है। आप करेंगे तो आपको भगवान अपने आप, देखिए अगर महाभारत आप देख रहे हैं तो एक साइड में बहुत सारी कौरवों की सेना है और एक साइड में अर्जुन और कृष्ण है। तो जीते अर्जुन और कृष्ण इसलिए कि भगवान ने लड़ाई नहीं लड़ी, भगवान युक्ति बन के आपके दिमाग में आते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको ऐसी ट्रिक्स मिलेगी, ऐसी युक्तियाँ मिलेगी कि आप सफल हो जाएंगे। तो मैं पूरी नई पीढ़ी के लिए यही कहूँगा कि ये आप सेवा के मार्ग में पढ़िए, निस्वार्थ करिए। अगर आप निस्वार्थ करेंगे तभी आप अर्जुन बनेंगे, तभी कृष्ण आपको युक्ति देंगे। तो आप निस्वार्थ सेवा करिए। याला जोडून मला आणखीन एक आपला उपक्रम आहे श्रीजी रसोई जी, तर त्याच्याविषयी पण जाणून घ्यायला। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी मेरे बहुत हृदय के करीब है। वृंदावन में बहुत गरीबी है, यानी मतलब जो भी वहाँ पे यात्री आते हैं तो उनको रहने की, खाने की बड़ी असुविधा है। तो मेरे एक गुरुजी हैं विजय कौशल जी महाराज, तो उनको यूपी गवर्नमेंट एक जगह अलॉट कर रही थी कि भाई आप ऐसी अगर वहाँ पे रसोई बनाते तो हम जगह देंगे। तो अब ये मुद्दा उठा कि भाई रोज़ 2000 लोगों का अनाज कहाँ से आएगा, इतने लोगों का खिलाना फ्री में, वो भी। तो हम लोग ने वो सेवा देना चालू किया। उसमें मैं भी बहुत गौरव से कहता हूँ कि मैं भी एक ट्रस्टी हूँ, मैं वो सेवा का सहभागी हूँ। हर महीने करीब 50,000 से 60,000 लोग वहाँ पर भोजन करते हैं। और ऐसी ही सेवा मैं जगह जगह हमारे ट्रस्ट के माध्यम से कर रहा हूँ। कुछ मेरे डायरेक्ट हो रहे हैं, कुछ मैं किसी ट्रस्ट के माध्यम से कर रहा हूँ। काशी में भी इस तरह की सेवा मैं कर रहा हूँ। नक्कीच, आज तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात आणि तुमच्या कार्याचा इतका छान परिचय आम्हाला करून दिलात, त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार मानते। धन्यवाद, धन्यवाद। ह्या सगळ्या विचारातून निश्चितच आपल्याला प्रेरणा मिळालेली आहे। असेच प्रेरणादायी विचार, प्रेरणादायी प्रकल्प तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न जय हो या मालिकेतून आपण करत असतो। आज इथेच थांबूया, भेटूया पुढच्या भागात। धन्यवाद। जय हो
विश्वाचा तू जागर हो, निर्मितीचा तू सागर हो, भुकेल्याची तू भाकर हो, दुःखितांची तू पुंकर हो. लढण्याची, जिंकण्याची, आरंभाची, अंताची, टाकलेल्या पावलांची, जागलेल्या रातींची, राखलेल्या संयमाची, मोडलेल्या चौकटींची, साऱ्यांची तू जय हो. जय हो सोल्युशन्स आणि राजा माने व मंदा माने कृत.